अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। आज का प्रोग्राम हमारे लिए पाकिस्तान में ख़ुसूसन बहुत अहम है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो बरसों से एक चली आ रही है वो क्यों फेल हो गई है। इस वक्त मैंने जितने बरसों में जितना मैं पॉलिटिक्स को स्टडी करती रही हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही कहती हूँ, मैंने कभी भी इंडिया को ग्लोबली इस तरह से आइसोलेटेड नहीं देखा है जितना मैं अब देखती हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वो मेजर सिंगल एलिमेंट था जिसकी वजह से अमेरिका भी झिझक गया था इंडिया से? क्या हालात इंडिया रीजन में अपने लिए क्रिएट करता रहा? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे उसके ताल्लुकात में क्रैक्स आए वो क्यों आए? उनकी पॉलिसी में क्या मसाइल हैं और उनको क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में और क्या ऐड करनी चाहिए? इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, पहली दफ़ा इंडिया ग्लोबली बड़ा आइसोलेटेड मुझे नज़र आता है। इसकी कुछ वजूहात हैं, हम आज उन वजूहात पे बात करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद जो एक वो दरार होती है ना इंडिया और बाकी ममालिक के दरमियान, वो बड़ी वसी हो गई। वो खलीज, ख़ुसूसन अमेरिका का जो रिएक्शन रहा उसके बाद, उसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह उनके जो यूजुअल वेस्टर्न एलाइज हैं, लेकिन पहले हम उनके रीजनल कंट्रीज से उनके ताल्लुकात की बात करते हैं। सबसे पहले आप आइए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा किरदार रहा बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में, और जो भी पॉलिसीज़ बांग्लादेश की अपनी क़याम के बाद रहीं वो बड़े स्टॉन्चली इंडिया के कैंप में उनकी गोद में बैठे होते थे, उनके साथी थे, उनके एलाए थे। लेकिन जब हसीना शेख भागने पर मजबूर हुई लिटरली, तो जब वो ढक्कन उठ गया ना, तो ढक्कन के नीचे सारी दुनिया जो है वो प्रो पाकिस्तान निकल आई और सब एंटी इंडिया। इस वक्त भी बांग्लादेश बार बार मुतालबा कर रहा है मोदी साहब से कि आप हसीना शेख को हमको लौटाइए, हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। अभी तक तो वो नहीं कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर वो कर भी लें तो अब जो हवा है बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडिया के वो नहीं बदल सकती, तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं है इस बात का। नंबर 2, आप आइए चाइना की जानिब। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और राइजिंग पावर है। इस वक्त वो वाहिद पावर है जो अमेरिका को इस वक्त भी राइवल कर सकता है मेरे ख्याल में, बहुत लेवल्स के ऊपर। लेकिन इंडिया ने कभी चाइना से बना कर नहीं रखी। उसकी वजह क्या थी? एक तो यूएस इंडिया को लेके उठा रहा था बतौर एक रीजनल प्लेयर के, जो राइवल उनके जहन में था कि कर रहा है चाइना को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने तो ये गलतफहमी उनकी बड़ी खूबसूरती से दूर कर दी कि अभी तो क्या, बहुत ज़्यादा वक्त तक इंडिया ये सोच भी नहीं सकता कि वो चाइना को नीचा दिखाए या उससे बरतर हो। लेकिन इसके अलावा चूँकि चाइना और पाकिस्तान बेइंतहा करीब हैं एक दूसरे के, बहुत क़ुर्बत है, तो दूसरी चीज़ ये भी थी कि इंडिया जो है वो उसको, जो दुश्मन का दोस्त है तो वो भी मेरा दुश्मन की मिज़दाक, उनसे उसने ट्रेड या मुख्तलिफ मामलात के उस तरह से बहुत ज़्यादा कल्टिवेट करने के कोई ताल्लुकात कोशिश नहीं की है। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और कमी थी उनकी पॉलिसी को लेके,
کیونکہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہے اس سے تو آپ کو بھی دوستی بنانی چاہیے میرے حساب میں. یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ لڑکے دنیا میں نہیں رہ سکتے. آپ اگر چائنا سے تعلقات اچھے رہتے تو کچھ لیولز پہ آپ ان کو نیوٹرلائز کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے تھے. اب ترکی اور آذربائیجان سے یہ ویسے ہی لڑے بیٹھے ہیں, جو تعلقات ہی کوئی نہیں. تو رہ کون گیا پھر پیچھے؟ دریا. اچھا, امریکہ کا بدلتا ہوا جو رویہ ہے آپریشن سندور کا, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کسی بھی دنیا کے ملک نے اس آپریشن میں انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا. حتیٰ کہ جو ان کے ٹریڈیشنل الائز تھے, آسٹریلیا ہو گیا, یو کے ہو گیا, یو ایس ہو گیا, فرانس ہو گیا, انہوں نے بھی ایک بالکل نیوٹرل سٹینس لیا. اور یہ کیوں لیا؟ ان کو یہ بات بڑی واضح ہو گئی. اور میں ایک بات کہہ دوں, اگر آپریشن سندور میں پاکستان کامیاب نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بھی سب بطخوں کی طرح اچھل اچھل کے تو کہتے ہیں ہاں جی انڈیا سچا ہے, یہ دوبارہ بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن رزلٹ کچھ اور نکلا. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا, جو نظر آتا ہے کہ کوئی طاقت سے کھڑا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہے, وہ کچھ نہ کچھ لیول پر امپیکٹ ضرور چھوڑ جاتی ہیں اپنا. بہرحال لیکن اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا دنیا میں کہ یہ ایک فیملیئر پیٹرن ہے جو مودی فالو کر رہے ہیں. کوئی بھی واقعہ انڈیا میں ہو, وہ ایک دم ری ایکٹ کرتے ہیں, اور ری ایکٹ کرتے ہی وہ پاکستان پہ انگلی اٹھ جاتی ہے. کوئی ریسرچ نہیں ہوگی, کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جائے گی. تو وہ بار بار ہوتا رہا. لیکن اس دفعہ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ پاکستان نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, بہت سنبھلی ہوئی ڈپلومیسی تھی. انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا, بلکہ جب انڈیا میں شور ہو رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوا تو لوگ بھی بڑے ریلیکس تھے. یہاں پہ طرح طرح کی میمز آ رہی تھیں, کروئل نہیں, مگر یہ کہ یار واٹ, انویسٹیگیشن تو کر لے بھیا. تو پاکستان نے ان کو آفر کری کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائیں, ہم دونوں ملک مل کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور کدھر سے مسئلہ آیا ہے. مگر ہر بات کو لے کر انہوں نے انکار کیا, اور ایک دن پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے. اب دیکھیے, کوئی دنیا کا ملک ایک نیوکلیئر پاور کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گا ہی نہیں جب تک کوئی ناگہانی آفت نہ ہو کہ وہ دوسرے نیوکلیئر ملک پہ حملہ کر دے. اس میں بیوقوفی کی حد ہے. مطلب مجھے نہیں پتا مودی صاحب کیا سوچ رہے تھے, یا وہ اپنے پرانے ہی ببل میں تھے, اس دور میں زندہ تھے جہاں پہ پاکستان انڈیا کے ہاتھ پٹتا رہا ہے, اور پٹتا رہا ہے, حقیقت ہے, تاریخ ہے. لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی. اس بدلاؤ کو وہ کیوں نہیں دیکھ پائے؟ اب جیسے انڈیا کا موقف جو ہے نا ادھر, مسئلہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, وہ اولڈ سکول تھاٹ ہیں. 3 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو ایسے سوچتے ہیں, اب صرف انڈیا, اسرائیل اور یو ایس. وہ میوچل لیول پہ آ کے ممالک سے بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم برتر ہیں, ہم برتری کے لیول سے آپ سے بات کریں گے. اور اس میں ایک ایریگنس کا عنصر آ جاتا ہے, ایریگنٹ ہو جاتی ہے آپ کا رویہ بھی, آپ کی پالیسی بھی, اور آپ اپنی بات اور اپنی مرضی دوسروں پہ ٹھوسنا چاہتے ہیں. یہ تب تک تو معاملات چل سکتے تھے جب ایک یونیپولر ورلڈ تھا, اور انہوں نے, مودی صاحب نے اپنے سارے انڈے یو ایس کی باسکٹ میں رکھ دیے. آج ہے ملٹی پولر ورلڈ. اب
जलते पर तेल का काम क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पे बुला लिया व्हाइट हाउस, और उसके साथ साथ 25% इजाफी टैक्स लगाया गया इंडिया पर। इसके अलावा $1,00,000 H-1B वीजा पे लगा इंडिया के लिए। और जो फार्मा सेक्टर की प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स जो इंडिया भेजता है अमेरिका को, और वहाँ इनकी बहुत बड़ी मार्केट है ये, उस पर भी इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। तो इस पे बहुत बिल्का था इंडिया, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन बात यह है, मोदी की पॉलिसी है। दूसरा मसला, एक तो मैंने बता दिया वो माइंडसेट ओल्ड स्कूल। मोदी की अपनी टेम्परामेंट एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। वो डिपेंड करते हैं पॉलिसीज को लेकर अपने पर्सनल कैरिज्मा पर। वो तो है, पर्सनालिटी तो उनकी है, बोलना भी जानते हैं, लेकिन ये चंद बातों का नेबुल बदल नहीं है। रिलायबल पार्टनरशिप इन एन अलायंस, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, और इसमें मेरी बात भी वाजिया होगी जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही। किस पॉइंट पर यूएस इंडिया से ठिठक गया था। ये जो कुछ हो रहा है ये रातों रात नहीं हुआ है, ये बहुत वक्त से एक सिलसिला चल रहा था। लेकिन मोदी साहब ने दीवार पे लिखी हुई तहरीर नहीं पढ़ी। जिस चीज को मोदी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का नाम देते हैं, आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में उसको नॉन अलाइनमेंट के तौर पे नहीं देखती। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो एक लफ्ज नहीं मोदी ने इंडिया का उनके खिलाफ आया, और वो चाहते हैं कि जी हम सबसे बड़े एलाए हैं अमेरिका के, अमेरिका ने क्यों हम पे टैक्स लगा दिए, कर दिया। भाई बात ये है, अगर क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो एक खिलाड़ी ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं ये मैच दोनों टीमों की तरफ से खेलने वाला हूं। तो आप दोनों टीमों के साथ तो खेल नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी लोगों से लड़ाई करें। इसका ये मतलब जरूर है कि प्रिंसिपल के ऊपर कहीं किसी शख्स को आके, किसी मुल्क को आके, उसके लीडर को आकर स्टैंड लेना होता है। और रशिया से भी कोई इनके बड़े पर्सनल ताल्लुकात नहीं है। अगर मैं कानूनी जबान इस्तेमाल करूं तो जो ताल्लुकात इनके रशिया के साथ हैं उसको हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीदते हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या करना चाहिए इंडिया को कि वो अपनी साख को बेहतर करे। ये भी ओवरनाइट नहीं होगा। जो पॉलिसी है मोदी की, एरोगेंस आप निकाल दें भाई जी, और शायद इनके मिजाज का वो इतना खासा बन चुकी है कि वो निकले भी ना। हो सकता है अगर कोई चेंज ऑफ लीडरशिप हो, पार्टी यही हो मगर लीडर कोई और हो, या कांग्रेस या कोई एलाइड पार्टीज आए, तब ये पॉलिसी बदल सकती है। लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आज की डिप्लोमेसी में जरूरी है। रिलायंस ऑन अ पार्टनरशिप किसी अलायंस में जरूरी है। मद्दे मुकाबिल के साथ एक बराबरी का मामला रखना, ऊपर से चढ़ाई करने की ना, आजकल भाई साहब आपकी औलाद नहीं सुनती, दूसरा मुल्क क्यों सुनेगा। सिर्फ वो सुनेगा जो आपसे बेइंतहा कमजोर होगा। और इधर ही मोदी साहब गलती खा गए, वो बैठे थे जी अपने पुराने 1960s और 1970s की जंग को लेकर, मुंह पे पड़ गई आकर, उसके नताइज अलग भुगतने पड़े। लेकिन जो वो क्रैक्स थे वो और वाजे हुए दूसरे मुमालिक के साथ।
تو جو مودی صاحب کے قریب ہیں ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ انہیں اپنی فورن پالیسی، کیونکہ انہوں نے اپنے باعث اپنی مرضی کو حاوی ہونے دیا ہے انڈیا کے مفادات پر. اس میں کوئی ڈپلومیسی مجھے آج تک ان کی پالیسیز میں نظر تو نہیں آئی. اور جھپیاں ڈال کے تصویریں کھنچوا لینا آپٹکس کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو ریالٹی ہے آن گراؤنڈ پہ اس کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.